ने संसद में ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया कि इस पर अभी सरकार ने कुछ भी सोचा नहीं है। अभी अभी नया सबूत है। ये नरेंद्र मोदी ने सारे देश के लोगों को कहा कि हमने बैकवर्ड क्लासेस के, पिछड़े वर्ग के, ओबीसी के 28 मिनिस्टर बनाए। 12 शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर बनाए, 8 शेड्यूल ट्राइब के मिनिस्टर बनाए। कौन से विरोधी पार्टी के लोगों ने ये मांग किया था? कांग्रेस है। कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी है। इस तरह की तो बात कांग्रेस करती ही नहीं। तो फिर एससी एसटी ओबीसी की बात डेली कौन करता है? वामन मेश्राम के अलावा शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की डेली मेरे अलावा कौन बात करता है? मैं ही करता हूं। और अगर मैं ही एससी एसटी ओबीसी की बात करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं जो जागरण सारे देश भर में एससी एसटी ओबीसी के अंदर कर रहा हूं, उसको काउंटर करने के लिए तो आरएसएस के सहमति से 28 मिनिस्टर ओबीसी के बनाए, 12 शेड्यूल कास्ट के बनाए, 8 शेड्यूल ट्राइब के बनाए। वो 28, 12 और 8 जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये वामन मेश्राम की वजह से तुम लोगों को बख्शिश मिला। उनको समझ में नहीं आएगा। कौन से विरोधी पार्टी ने ये डिमांड किया था? कोई मेन अपोजिशन पार्टी ने एससी एसटी ओबीसी की बात तो की नहीं। मेरे अलावा एससी एसटी ओबीसी की बात तो मैं ही करता हूं। मेरे अलावा तो कोई करता ही नहीं है। अगर मेरे अलावा कोई करता नहीं है तो ये जो इतने लोगों को मिनिस्टरों का पद मिल गया है, वो मेरी ही बदौलत है। काशीराम जी कहा करते थे, जब ईमानदार लोगों का, जीनियस लोगों का आंदोलन ज्यादा बढ़ता है तो दलालों की और बड़ों की मांग ज्यादा बढ़ती है। कि जब ईमानदार और जीनियस लोगों का आंदोलन बढ़ता है तब दलालों और भड़कों की मांग बढ़ती है। और उन दलालों को इसलिए मिनिस्टर बनाया जाता है ताकि वो समाज में जाकर हमें काउंटर करने का काम करे। तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब इन लोगों को 28 मिनिस्टर बनाए, 12 शेड्यूल कास्ट बनाए, 8 शेड्यूल ट्राइब बनाए, तो नरेंद्र मोदी ने उनको क्या कहा? क्या कहा उनको, मिनिस्टरों को? दलाल बड़ुए। दिल्ली में आपका कोई काम नहीं। जन आशीर्वाद लेने के लिए लोगों में जाओ। दिल्ली में आपका कोई काम नहीं है। इसके लिए मैंने थोड़ी तुमको मिनिस्टर बनाया। जन आशीर्वाद लेने के लिए लोगों में जाओ। वहां डेली वामन में से लोगों के लोग घूम रहे हैं, वहां जाओ। तो दिल्ली में कैबिन में बैठने के बजाय, फैसले करने के बजाय, उनको जन आशीर्वाद के लिए
मैदान में भेजने का काम शुरू किया। ये तो हमारे ही दबाव है, प्रभाव है। तो सबूत के तौर पर आपको बता रहा हूं कि हमारा आंदोलन कितने बड़े पैमाने पर फैल चुका है और आने वाले 10 साल में आने वाले 10 साल में केंद्र में हमारे समर्थन के बगैर कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। और ये लिख लो, 10 साल में तो 20 बार भारत को बदल देंगे। और भारत का कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आदमी जो जिंदा है, मरे हुए के बारे में तो बोल नहीं सकता, जो जिंदा है हर आदमी को पता चलेगा कि हम उस एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी व्यक्ति को मालूम होगा कि हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो व्यक्ति हमारे से जुड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम होगा हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब वो हमसे जुड़ेगा तो इस देश में पहले नंबर के जन समर्थन की ताकत हमारी होगी। हम लोकतंत्र और संविधान पर यकीन करते हैं। यकीन के साथ, विश्वास के साथ हम किसी हिंसा का, हथियार का, किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं, संविधान का सहारा ले रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारे पास आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 के तहत हम अपनी सभा हर देश में करेंगे, हर जगह करेंगे। ये संविधान का दिया हुआ अधिकार है, उसके तहत हम करेंगे और इसके तहत हम ये काम करके दिखाएंगे 10 साल में संवैधानिक तरीके से। कोई हिंसा करने की जरूरत नहीं है, शांति से। और अभी मैं 19 साल की उम्र से ये लड़ाई और ये तैयारी कर रहा था, ये लड़ाई की तैयारी कर रहा था। अभी मेरी उम्र 64 हो गई है। 44-45 साल से ये तैयारी कर रहा था, अब तैयारी बंद कर रहा, अब एक्शन शुरू कर रहा। अब तैयारी बंद है। अब ये मैदान में लाखों लोगों को हमने इकट्ठा किया, एक्शन है। तैयारी का जमाना खत्म हो गया, अभी तैयारी बंद है। अभी जो भी करेंगे एक्शन करेंगे। अभी हमारा आंदोलन एक्शन मोड में है, अभी तैयारी के मोड से मुक्त हो गया है, अभी एक्शन मोड में है। और आने वाले 10 साल में हमारा समाज इस देश में हुक्मरान समाज बन जाएगा। उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं और इसी के लिए मैं खुद उत्तर प्रदेश के चुनावी जंगे मैदान में उतरा हुआ हूं। एक चुनावी जंग है और एक मैदान में आंदोलन का कार्यक्रम है। वो तरीके हैं हमारे पास लड़ाई लड़ने के। वैसे एक और तीसरा तरीका है संविधान के अनुसार कि सबूत इकट्ठे करो और सुप्रीम कोर्ट ले गए। आज तक जितने सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गया, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज मेरे सबूतों को गलत साबित नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई कैसे लड़नी है और लड़ाई कैसे जीतनी है, सुप्रीम कोर्ट के वकील से ज्यादा है। कैसे लड़नी, कैसे जीतनी कैसे। अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जीते तो मैदान में तो मैं
मैदान में आप कहां भागने वाले थे? इधर पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ तो आप जा नहीं सकते। अब चाइना से भी आपने दुश्मनी ले लिया तो उधर भी नहीं जा सकते। नेपाल का रास्ता आपने खुद ही खोल के रखा हुआ। तो मैं आप लोगों को जो बात समझा रहा हूं, आने वाले समय में जो लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी ने 28 पिछड़े वर्ग के ओबीसी को मिनिस्टर बनाया। 28 पिछड़े वर्ग के ओबीसी को मिनिस्टर बनाया। एक भी ओबीसी के मिनिस्टर को नहीं पूछा तुम्हारी ओबीसी की जाति आधारित गिनती करना है कि नहीं करना है। एक भी ओबीसी के मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी ने नहीं पूछा और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया नहीं करेंगे। तो हमारे 28 मिनिस्टर का दिखाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जो यूपी का प्रभारी बनाया गया है उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। एजुकेशन मिनिस्ट्री में नीट का फैसला था। फैसला आरएसएस में बीजेपी के लोगों ने कर दिया विरोध में। उसको पता नहीं, उसको पता ही नहीं है। उन लोगों ने हमने सारे देश भर में हंगामा कर दिया। सारे देश भर में जब सारे देश भर में नीट के मुद्दे पर हंगामा कर दिया तो मैसेज गया दिल्ली में, ये तो सारे ओबीसी के लोग विरोध में जा रहा है। ओबीसी के लोग अगर बीजेपी के विरोध में गए तो फिर तो ना उत्तर प्रदेश चुनाव जीत सकते हैं, सेंट्रल में चुनाव जीत सकते हैं। तो बीजेपी के लोगों ने सोचा भी क्या करें। अगर मान लेते हैं तो वामन मेश्राम सारे देश भर में बताएगा देखो हमारे ये भी सारा खतरा है क्योंकि हर जगह हो गया आदमी और बोलने में तो हमारे मिनिस्टर उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते, टिक नहीं सकते। क्या करें? नहीं तो सारा क्षेत्र वामन मेश्राम को चला जाएगा। तो प्लान बनाया कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है जिसके पास निर्णय करने का काम है उसके नेतृत्व में एक डेलीगेशन बनाया जाएगा और वो डेलीगेशन प्रधानमंत्री को ज्ञापन देगा। वो ज्ञापन का फोटो निकाला जाएगा, वो फोटो सारे देश के अखबारों में छापा जाएगा, टीवी में दिखाया जाएगा और फिर नरेंद्र मोदी नीट पर फैसला करेगा और फिर मंत्री बयान देगा मोदी जी आपके हम आभारी हैं, आपने नीट के लिए फैसला कर दिया। ये जो नोटंकी है ये वामन मेश्राम को श्रेय नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये नोटंकी करनी पड़ी। तो मेरा सवाल है वामन मेश्राम सड़कों पर घूम रहा है और जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहा है। अगर मिनिस्टर भी ज्ञापन देने का काम करे तो सारे मिनिस्टर का को बुलाए। वामन मेश्राम तो सड़कों पर घूम रहा है, उसके पास तो ज्ञापन देने के अलावा कोई उपाय है नहीं। मगर मिनिस्टर के पास तो निर्णय करने का अधिकार होता है।
मिनिस्टर के पास निर्णय करने का अधिकार है, वो निर्णय करने के बजाय ज्ञापन देने का काम कर रहा है। साला मिनिस्टर का करना है। ऐसे ढेरों मिनिस्टर बनाने से क्या होने वाला है? ये तो गोबर गणेश मिनिस्टर का, ऐसे तो सारे गोबर गणेश है। ऐसे से तो जो समाज का भला होने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि वो लोग हमारे लोगों को पावर नहीं पोजीशन देते हैं। वो हमारे लोगों को पावर नहीं देते, पोजीशन देते हैं। और हमारे लोगों को क्या लगता है, हमारे लोगों को क्या लगता है जिनको पोजीशन दिया? पावर और पोजीशन का अर्थ समझ नहीं आता। जा रहा है पावर का अर्थ क्या होता है, पोजीशन का अर्थ क्या होता है? तो हमारे जो लोग हैं ये अल्पसंतुष्ट लोग हैं। कितने अल्पसंतुष्ट लोग हैं? कितने अल्पसंतुष्ट लोग हैं? तो कहावत है, आधी हल्दी लगाने से हमारे लोग पूरा के पूरे लोग पीले पीले हो जाते हैं। आधी हल्दी लगाने से हमारे लोग पीले पीले हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं हमारे लोगों को आधी हल्दी भी लगाने की जरूरत नहीं है। दूर से हल्दी दिखाओ तो पीले पीले दिखाने से ही पीले पीले वो हल्दी लगाने की भी जरूरत नहीं है। इतने अल्पसंतुष्ट है। आरएसएस ने खेल बनाकर नरेंद्र मोदी को कहा 28 मिनिस्टर बनाना खतरनाक है, मगर ब्राह्मणों ने कहा मिनिस्टर बनाओ, पोजीशन लो, मत दो और प्रचार के काम के लिए मैदान में भेज दो। इनका कैबिनेट में बैठकर कोई काम करने का कोई मीनिंग नहीं है। एक बात तो ये समझ लो। दूसरा, जो 28 मिनिस्टर बनाए वो राज्य मंत्री बनाए। बहुत सारे लोगों को राजनीति समझ नहीं आती, पावर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, इसलिए आपको समझा रहा कि इन लोगों को राज्य मंत्री बनाए। जितने लोगों को राज्य मंत्री बनाया, सभी का कैबिनेट मिनिस्टर या तो ब्राह्मण या तो क्षत्रिय है या तो वैश्य है। इसका मतलब है निर्णय करने के अधिकार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के पास, राज्य मंत्रियों के पास कोई निर्णय करने के अधिकार नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूं, उन्होंने ये जो खेल और तमाशा किया है उसको दूसरे लोगों को तो समझ में भी नहीं आता। हमें समझ में आता है तो हम ही इनका कर सकते हैं, हम ही एक को कर सकते हैं। इसलिए बता रहा कि इनके पास एक राज्य मंत्री बना है। ठीक है। दूसरी बात, जो काम नरेंद्र मोदी ने किया वही काम यहां उत्तर प्रदेश में योगी ने किया। योगी ने क्या किया? 7 मिनिस्टर बनाए। 7 मिनिस्टर में एससी, एसटी, ओबीसी और एक ब्राह्मण, तो 6 में एससी, एसटी, ओबीसी। 6 मिनिस्टर में एससी, एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के सारे लोगों को राज्य मंत्री। जो ब्राह्मण था उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। मुझे लगता है किसी का भी ध्यान नहीं देगा, किसी का भी ध्यान नहीं देगा कि 7 मिनिस्टर बनाए, उसमें से एससी, एसटी, ओबीसी के सभी को राज्य मंत्री बनाया, एक ब्राह्मण को मंत्री बनाया, उसी को कैबिनेट मिनिस्टर।
कैबिनेट मिनिस्टर के पास पावर, राज्य मंत्रियों के पास पावर नहीं होता है। मगर हमारे लोग अल्पसंख्यक हैं, तो उनको मालूम है कि इनको इतना ही देना बहुत हो गया। उसके साथ साथ एक और नई बात, चौंकाने वाली बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर संजय निषाद, उनका किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि मुझे डिप्टी सीएम बना, तो उनको डिप्टी सीएम बनाया, मिनिस्टर भी नहीं बनाया गया, राज्य मंत्री भी नहीं बनाया गया, उनको केवल एमएलसी बनाया गया और वो संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि एक स्टिंग ऑपरेशन किया, स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी को, और उसमें वो कुछ क्रिमिनल बातें जो है वो रिकॉर्ड कर दिया और वो रिकॉर्ड सोशल मीडिया में आउट कर दिया। जब आउट कर दिया तब से संजय निषाद की ड्यूटी बंद हो गई और उन्होंने डिप्टी सीएम नहीं मांगा, कैबिनेट मिनिस्टर मांगा, राज्य मंत्री पद नहीं मांगा, एमएलसी दिया, जो दिया उसी में संतुष्ट। तो ये जो लोग हैं, ये किस तरह से हमारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, इसके जितना उदाहरण आपको बता रहा हूं। पिछले विधानसभा के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेकर, ओबीसी का नाम लेकर, ओबीसी के वोट उत्तर प्रदेश में लिए गए, ये कहकर कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो प्लानिंग कराया गया। अरे तो बताओ, अगर उनके नाम पर वोट ले लेते हैं तो फिर तो बनाना पड़ेगा, संकट हो जाएगा। उनके खिलाफ 19 क्रिमिनल केसेस है। केशव प्रसाद मौर्य 19 क्रिमिनल केसेस है। और केसेस क्या है कि मुसलमान जो गाय और चीजें खरीद कर लाते हैं, रात में उनकी गाड़ियां पकड़ते हैं। ऐसा कैसे? तो ऐसे 19 क्रिमिनल केसेस केशव प्रसाद मौर्य पर है। तो प्लान बनाया गया कि मुख्यमंत्री के नाम पर प्रचार करो, बनाना नहीं, कुछ नहीं। कैसे? अगर नहीं माना तो बोलने का 19 क्रिमिनल केसेस है। अब आप अकेले एमएलए, सरकार को फिर भी हमारा और आपको दूसरे देते हैं, हम लेकर डाल देंगे। उससे बेहतर है कि आप उनको दिल्ली बुलाया है। तो ये पूरा जाके दिल्ली गए, अब तो अनाउंसमेंट होने वाला है दिल्ली में, उनको बुलाया और हाईकमान ने उनको कहा आपको मुख्यमंत्री नहीं पता है। जैसे ही ऐसे कहा वैसे ही उनको चक्कर के गिर गए। उनको एम्स में एडमिट किया गया। खबर आ गई कि भाई अभी क्या लो ब्लड प्रेशर हो गया, इसी वजह से इनको एडमिट किया गया। अरे जब मुख्यमंत्री बनाने का वादा था और जब वादा पूरा नहीं किया जाएगा तो ब्लड प्रेशर लो नहीं होता, हाई होता है। ऐसी सिचुएशन में ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब यहाँ है, लो नहीं होता, हाई होता है। तो हाई होने की वजह से चक्कर आ गया था और गिर गया था, इसलिए एडमिट हो गया। मगर हाई हो गया,
अगर ऐसी खबर छापते हैं तो यूपी के लोगों को पता चलेगा, क्यों तो बताना पड़ेगा। इसलिए बताया गया कि दो हो गया, इस वजह से ऐसा हुआ था और उनको कहा गया कि आपको डिप्टी सीएम बनना है। अब दो गधों को मिलाकर भी एक घोड़ा नहीं बनवाया जा सकता, दो डिप्टी सीएम को मिलाकर भी एक सीएम नहीं बन पा। और योगी को मालूम था कि इसका पत्ता काटकर मुख्यमंत्री बना, तो वो तब से दोनों बोलते ही नहीं थे, आपस में बोलते ही नहीं थे। आगे चुनाव, अब चुनाव में आरएसएस के सामने संकट खड़ा हो गया, बीजेपी के सामने संकट खड़ा हो गया कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य आपस में बोलते रहे, सारे कैंपेन करने जा रहे। तो योगी को कहा गया कि उसके बेटे का शादी है या बहू का या बेटी का, आप साड़ी लेकर गए, साड़ी लेकर गए और एक साड़ी में केशव प्रसाद मौर्य एक साड़ी में बयान किया गया और इस तरह से हमारे तमाम सैकड़ों का उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल। मैं ये बातें आज इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि सारे उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम हो जाए और सारे लोग जो है अपने अपने इलाके में ये जो बातें हैं ये बातें लोगों को प्रचार करें, तो इनका जो सारा का सारा खेल है, सारा का सारा खेल चौपट हो जाएगा। और आने वाले समय में 25-30 दल लोग है बैकवर्ड क्लासेस के, उन लोगों ने कहा आपके नेतृत्व में हम गठबंधन बनाने के लिए तैयार है। 25-30 दल के लोग कह रहे कि मेश्राम जी के नेतृत्व में 25-30 दल गठबंधन बनाने के लिए तैयार है, ऐसा उनका कहना है। और अगर ये गठबंधन बन गया तो हम इस गठबंधन को आधार बनाकर महागठबंधन बनाएंगे। यूपी में गठबंधन को आधार बनाएंगे और फिर महागठबंधन बनाएंगे, और जैसे ही महागठबंधन बनेगा तो बीजेपी वर्सेस महागठबंधन की ही लड़ाई यूपी में होगी। ये तय मान लीजिए। अगले चुनाव में आपको संदेश ये है कि सरकार बनाने के लिए तैयार रहिए। अभी से बोल रहा क्योंकि मुझे आंख लगाकर ज्यादा दिखाई देता है, आंख खुली रखकर मुझे कम दिखाई देता है। तो आप लोग तैयारी करिए और पूरे तैयारी के साथ यहां से जाइए और तैयारी करिए। इतना ही इस मौके पर मैं संदेश देना चाहता हूं और यही वास्तविक श्रद्धांजलि का चरण है, यही मैं मानता हूं। धन्यवाद।